हेलो प्यारे बच्चों। तो कल नहीं, इससे पहले वाले जो मैंने वीडियो लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके जो दिया था, तो उसमें मैंने आपको प्यारे बच्चों जो हमारा लास्ट जो क्वेश्चंस था आपका धारिता का, जो चैप्टर हमारा संधारित्र और स्थिर विद्युत जनित्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कैपेसिटेंस और जो हमारा इसमें आ, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में हमने आपको टोटल 18 क्वेश्चंस कल मैंने, यानी इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको रिकॉर्ड करके दे दिया था। आज प्यारे बच्चों हम इससे आगे बढ़ते हैं और ये भी आपको रिकॉर्डेड में ही आपको मैं दे देता हूं। और जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट लाइव पढ़ा देंगे, मैग्नेटिज्म फिर आपको रिकॉर्डेड दे देंगे, फिर अल्टरनेट करके कि एक लाइव एक रिकॉर्डेड, ताकि आपका टॉपिक भी जल्दी जल्दी कवर हो जाए और मुझे भी थोड़ी सहूलियत मिल जाए। तो प्यारे बच्चों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। क्योंकि बातें समझाने और बताने का तो बहुत सारा है, लेकिन वो जब समय आएगा सही समय तो बताएंगे। अभी हमारा सही समय क्या है कि जल्दी जल्दी हम लोग प्रैक्टिस कर लें। तो प्रैक्टिस में क्या है कि यदि 10 माइक्रोफेराड, ध्यान से सुनना है, क्या दे रखा है कि 10 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र, तो सबसे पहले आपको संधारित्र का सी दे दिया 10 माइक्रोफेराड। तो 10 माइक्रोफेराड यानी 10 इंटू 10 का पावर -6 फेराड आपको दे दिया। 5 वोल्ट तक, यानी कितना भी दे दिया आपका 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच का आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको सी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है कि क्यू का मान निकालिए, यानी चार्ज आपका कैपेसिटर में कितना हुआ। तो क्यू इक्वल टू क्या पढ़े हो हम लोग, सी भी पढ़े हो। तो 10 इंटू 10 का पावर -6 और इंटू आपका 5, यानी 50 इंटू 10 का पावर -6। तो प्यारे बच्चों आपका कितना, ये 50 माइक्रो कूलम। तो कहाँ गया आपका 50 माइक्रो कूलम, 50 कूलम 50 कूलम 50 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऑप्शन, हाँ 5 इंटू 10 का पावर -6 यहाँ पे है, ये मैं देखूँ तो आपका 50 कूलम। मैं क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। आपका यहाँ से आंसर क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो है ना यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा इसका विजी जो 10 टू दी पावर -5 कूलम ये आपका है, तो कोई दिक्कत नहीं। तब हम इसको 50, देखो ना यहाँ मैं एक्स्ट्रा में क्यों करूंगा, यहीं से मैं बता देता हूँ। जब यहाँ पे आपने 50 लिखा है तो देखो, तो यहाँ पे इसको हम लोग 5 इंटू 10 का पावर -5 कूलम हम ये भी लिख सकते हैं, या ऑप्शन में हमारा होता तो हम इसको ये भी लिख सकते थे। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर से अब हम लोग अगला क्वेश्चन, ये तो एकदम बहुत आसान क्वेश्चन था ना, जस्ट क्यू इक्वल टू सी वी पे। चलो इसके बाद का जो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित है ना, एक शीशे की छड़ को हवा संधारित के पट्टियों के बीच में घुसाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। आपको पहले ही मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया है कि मैंने बताया कि जब समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में, ध्यान से सुनना है, समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जब परावैद्युत पदार्थ हम लोग डालते हैं तो उस संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। आप याद कीजिए कि जहां पे हम लोग माइका अब्रक का प्लेट, जब हम संधारित्र प्लेट, दो समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में डाले थे, इसी अध्याय में हमने आपको पीछे क्वेश्चंस कराया है। तो जब शीशे की छड़, शीशा भी तो हमारा क्या परावैद्युत मटेरियल है, उसको जब हम किसी संधारित्र समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जब हम रखेंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कह रहा है कि 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में, कोई दिक्कत नहीं, आपका सी इक्विवेलेंट इक्वल टू, जब श्रेणी क्रम में, मैं सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में बता दूं, चूंकि देखिए ध्यान चलते चलिए, C1 इक्वल टू कितना दे दिया, 2 माइक्रोफेराड दे दिया, C2 इक्वल टू कितना दे दिया प्यारे बच्चों, 4 माइक्रोफेराड दे दिया। दोनों को क्या किया, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 बट्टा C1 प्लस C2, तो क्या आ जाएगा 2 गुना 4 और 2 प्लस 4 है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 8/6। तो क्या आ जाएगा 4/3 माइक्रोफेराड। सबसे पहले तो आपका 4/3 ये दोनों का माइक्रोफेराड, इनके चरम सिरों पे यानी एक्सट्रीम टर्मिनल पे
1200 वोल्ट का विभवांतर अगर आरोपित किया जाता है तो 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो अब थोड़ा यहाँ डायग्राम हम तुमको बना देते हैं। 2 संधारित्र हम लोग ले लिए। अब इस पे क्या किए, इसके दोनों सिरों पे हम एक है ना टर्मिनल पे कितना लगा दिए, 1200 वोल्ट यहाँ से लगा दिए। ये आपका आ गया प्यारे बच्चों C1, ये आपका आ गया C2। अब क्या पढ़े हो कि जब समानांतर, जब श्रेणी क्रम में जब श्रेणी क्रम में संधारित्र अगर आपके जुड़े होते हैं तो दोनों संधारित्र पे आवेश के मान समान होते हैं, लेकिन दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस का मान आपका क्या होता है, अलग अलग। इस पे आपका V1 लगेगा, इस पे आपका V2 लगेगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र पे विभवांतर कितना होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लिए। अब इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या निकालेंगे, Q इक्वल टू CV, यानी पहले इससे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो कितना है आपका 4/3, ध्यान देना है, 10 का पावर -6 माइक्रोफेराड ना इंटू 1200। देखो तो यहाँ 1200 हम लोग किए, तो यहाँ से जब इसको कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 400। और 400 को जब मैंने यहाँ से प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि 400 जब किए तो आपका कितना, ये 1600 इंटू 10 का पावर -6। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो तो 1.6 इंटू 10 का पावर -3 कूलम, हाँ या ना, 1.6 इंटू 10 का पावर -3 कूलम आ जाएगा। अब हमको निकालना है V1, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q इक्वल टू होता है आपका क्या, CV। आपको फॉर्मूला बताए ना, Q इक्वल टू आपका CV। तो आपको V निकालना है तो क्या Q/C कर दोगे ना, तो V1 इक्वल टू आपका आ जाएगा Q/C1। तो Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर कितना प्यारे बच्चों -3 डिवाइडेड बाय आपका कितना है आपका C1 का वैल्यू, तो 2 माइक्रोफेराड। तो 2 इंटू 10 का पावर -6, तो इसको कट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0.8। तो देखो तो 0.8 इंटू, अब आपका ये ध्यान से सुनना है, अब ये जो आपका 10 का पावर -6 ऊपर आएगा तो +6, तो यहां से आपका 10 का पावर 3, और इसी को हम लोग लिखेंगे 800 वोल्ट। तो इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। प्रैक्टिस अगर आपका रहेगा तो इसको आप तुरंत टिक लगाओगे 800 वोल्ट। अब देखो, अब यहाँ पे आपका 800 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो बचा हुआ इस पे कितना 400, और दोनों को ऐड करने के बाद आपका क्या इक्विवेलेंट, जो आपका जितना टोटल आप दोनों के इंड में जो टर्मिनल पे आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं तो उस वैल्यू के इक्वल होंगे। तो प्यारे बच्चों ये भी आपको क्वेश्चंस कंप्लीट, ये भी आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका C। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 22। किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। अब देखो एनर्जी डेंसिटी, आपको ध्यान देना है कि एनर्जी डेंसिटी हमने आपको जब क्वेश्चंस पढ़ाया था तो एनर्जी डेंसिटी में आप याद कीजिए कि हमने आपको फॉर्मूला, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो सबसे पहले किसी समानांतर प्लेट में, तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका हेडिंग होता है समानांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। तो स्मॉल u इक्वल टू निकालते हैं, उसमें संचित कुल ऊर्जा बट्टा संधारित्र का वॉल्यूम, और इसका जब पूरा आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका तो होता है 12 CV², और यहाँ पे आपका क्या इसका वॉल्यूम आप निकालोगे ना, तो एरिया ऑफ प्लेट आपका क्या होता है प्यारे बच्चों A, और दोनों प्लेटों के बीच का दूरी D, तो AD इसका वॉल्यूम, और इस पूरे प्रोसीजर को कैलकुलेशन करोगे तो आपका आएगा 1/2 ε0 E²। आप इसको पढ़े भी होंगे और आपको मैंने क्लास में पढ़ाया भी है पूरा कंप्लीट। अब सर कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, यहाँ से 1/2, अब C इक्वल टू क्या होता है ε0 A/D, तो आप यहाँ से पुट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपका V का वैल्यू आप यहाँ पुट कर लेंगे E के टर्म में, और फाइनली आप यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो चलिए नेक्स्ट इसके बाद तो 22 का कितना हो गया प्यारे बच्चों रे आंसर, 22 का आपका आंसर D, ठीक है। अब चलिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, ध्रुवन का परिमाण किस चीज पर निर्भर करता है, पोलराइजेशन, है ना। ध्रुवन का निर्माण किस चीज पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले ध्रुवन जो है ना हमारा, ध्यान से सुनना है, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है कि जब मान लीजिए हम लोग कोई भी मान लीजिए एटम या मॉलिक्यूल्स को, ध्यान से सुनना है कि आपको पोलराइजेशन के बारे में जब आप क्लासरूम में पढ़े होंगे और वहां पे आपको जब जानकारी दी गई होगी कि जब भी हम किसी एटम को या किसी भी मान लीजिए मॉलिक्यूल्स को, या फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज कंसिस्टेंट किसी एलिमेंट को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं, तो उनके बीच में आपका सेपरेशन हो जाता है,
और इसी घटना को हम पोलराइजेशन कहते हैं, यानी उसमें जो अभी तक पोल नहीं था, यानी निगेटिव और पॉजिटिव, यानी दोनों का सेंटर ऑफ मास अभी कॉमन था, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने के बाद दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दोनों को नेगेटिव चार्ज का अलग सेंटर ऑफ मास, पॉजिटिव चार्ज का अलग सेंटर ऑफ मास, और वो डायपोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पे, यानी उसका आपका स्थितिज ऊर्जा कितना है। अब पोलराइजेशन आपका उस पे अगर आप हीट इफेक्ट दोगे तब भी, इन दोनों बातों पे आपका डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर आ जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों पे आपका डिपेंड करता है। अब मान लीजिए किसी भी, मान लीजिए कि हमारे पास जो आपका एटम या मॉलिक्यूल्स है उसको हम लोग टेम्परेचर भी देते हैं, तो उनके बीच का आपका क्या कि सेपरेशन, पोलराइजेशन होने की चांसेस होती है। तो वहां पे उसका उष्मीय ऊर्जा उस पे हम कितना दे रहे हैं, यानी हीटिंग इफेक्ट आपका क्या है, और साथ ही साथ उसका अपना पोटेंशियल एनर्जी कितना ज्यादा उसके बीच का इंटरेक्शन है। इन दोनों बातों पे आपका क्या डिपेंड करता है, ध्रुवन का परिमाण, पोलराइजेशन। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा कि परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक। तो परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है ना। क्या होता है आपका, वोल्ट प्रति मीटर। यानी किसी भी, मान लीजिए ध्यान से सुनना है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी भी अगर परावैद्युत पदार्थ को, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें जो भी मान लीजिए एटम या मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग रखते हैं, तो उसके बीच का जो पोलराइजेशन की जो कैपेसिटी होती है उसे हम परावैद्युत सामर्थ्य, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं। और परावैद्युत सामर्थ्य का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका होता है। चलो फिर अगला क्वेश्चन आपका, शुष्क वायु का समान दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य होता है। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा कि जो शुष्क वायु का आपको, ये कभी कभी क्वेश्चंस आपको पूछा है, तो शुष्क वायु का आपका समान दाब पे जो आपका परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो आपका 3 × 10⁻⁻6 वोल्ट पर मीटर। तो देखो यहाँ पे भी वोल्ट पर मीटर में आपको याद रखना होगा कि परावैद्युत सामर्थ्य का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट पर मीटर में होता है। अब देखो तो प्यारे बच्चों, ये आपका यहाँ पे एक आ गया क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। अब इसको जरा अच्छे से समझना, और मैं बताता हूं चित्र में प्रदर्शित परिपथ में ए और बी, ये आपका यहाँ पे ए और बी बिंदु के बीच का विभवांतर है। वेरी सिंपल एकदम इसको कैलकुलेशन। सबसे पहले प्यारे बच्चों देखो तो यहाँ पे मैं आपको फटाफट ए और बी के बीच का विभवांतर निकालने से पहले इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा। इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं बता दूं कि आपका सी और ये सी दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, इसके साथ क्या है, पैरेलल में है, और फिर इसके साथ क्या है, श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट मैं सबसे पहले निकालता हूं। इक्विवेलेंट, ध्यान देना है, इक्विवेलेंट ऑफ, ध्यान देना है, इक्विवेलेंट ऑफ सी एंड 3C। तो क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी इंटू 3C और सी प्लस 3C। तो क्या हो जाएगा आपका यहां से 3C² बटा 4C, सी से सी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3C/4। तो ये दोनों आपका सीरीज में, इसके साथ आपका पैरेलल में ना है। तो चलिए अब आपका 3C एंड 3C/4 का इक्विवेलेंट निकालते हैं, लिखेंगे ना इक्विवेलेंट ऑफ। तो आपका इसका आ जाएगा, दोनों आपका क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इसका सी इक्विवेलेंट, इसका जब सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपका इन दोनों का जो आपका इक्विवेलेंट है इसके साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल में 3C अब प्लस 3C/4 ऐड हो जाएगा तो कितना, ये 12, तो यानी 15C/4 आ जाएगा ना आपका। ये कितना 12 और ये 3 कितना 15C/4। अब चलिए तो ये आपका फिर से 15C/4 प्यारे बच्चों। अब नाउ देखते चलिए, इक्विवेलेंट ऑफ क्या, सी एंड 15C/4, यानी 15C/4 का और सी का, तो दोनों किस चीज में हो जाएगा, ये सीरीज में। तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका आ जाएगा सी इंटू 15C/4 और डिवाइडेड बाई सी प्लस 15C/4। तो क्या आ जाएगा आपका, देखो तो वहां से 15C²/4 और डिवाइडेड बाई, देखो 4C, तो 19C/4, ये आपका कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यानी 15C/19 आपका इक्विवेलेंट आ गया। अब चलो तो यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ये आपको कितना दे रखा है 190 वोल्ट। तो 190 वोल्ट सबसे पहले, तो 190 वोल्ट से सबसे पहले चार्ज आपका कितना होगा, आपको तो चार्ज निकालना होगा ना। तो चार्ज का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, Q इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, C भी, है ना। तो C का वैल्यू कितना निकाले हम लोग
15C बाय 19 और ये आपका कितना है 190 वोल्ट। इसको कट करते हैं 10 तो कितना आ गया 150C। ये आपका चार्ज का यहाँ यूनिट लग जाएगा। अब C का वैल्यू तो दिया हुआ भी नहीं है। अब देखो तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है। अब आपका इसके अक्रॉस में हम लोग मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V1। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे V1। तो V1 इक्वल टू क्या, तो यहीं से ध्यान देना है आपका क्या होता है कि V इक्वल टू Q बाई C। तो Q का वैल्यू कितना है 150C, वेट 150C अबाय, ध्यान देना है प्यारे बच्चों 150C है ना। और आपका V1 इक्वल टू तो Q बाई C, तो Q का वैल्यू तो हम लोग इक्विवेलेंट Q का वैल्यू कितना निकाल रहे हैं 150C। अब बाय C, तो C का वैल्यू कितना है सिर्फ C है, तो डिवाइडेड आप यहां क्या कर दोगे C से C कैंसिल, तो V1 इक्वल टू कितना आ गया 150 वोल्ट। अब बचा कितना बैलेंस इस पूरे टर्म के लिए, हम इसको क्या मान लें V2 मान लें इस पूरे टर्म के लिए। तो इस पूरे टर्म के लिए आपका अगर जो V2 बचा तो V2 कितना 190 में आप क्या करोगे 150 को माइनस कर लोगे, कितना आएगा 40 वोल्ट। कितना आएगा 40 वोल्ट। अब चलते प्यारे बच्चों ध्यान देना यहाँ पे। अब जब आपका 40 वोल्ट यहाँ पे आ गया तो देखो 3C और C और 3C आपका ये दोनों तो आपका श्रेणी क्रम में है और ये इसके साथ समानांतर में, तो जितना आपका इस पूरे टर्म में लगेगा तो 3C पे भी कितना लगेगा 40 वोल्ट और आपको इस दोनों पे भी 40 वोल्ट लगेगा। और स्पेशली आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ए और बी के बीच में। अब देखो इन दोनों पे जब आपका 40 वोल्ट लगेगा, इन दोनों पे जब 40 वोल्ट लगेगा तो अब हमको देखना है कि इस 40 वोल्ट में आपका इस पे कितना लगेगा और इस पे कितना लगेगा। तो अब देखो तो C और 3C का जो इक्विवेलेंट निकाले हो वो कितना आप निकाले हो 3C बाय 4। कितना निकाले हो 3C बाय 4। और इस पे आप चार्ज कितना, सुनो अब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा रहे हो तो 40 वोल्ट। तो पहले चार्ज निकालोगे इसके लिए, तो मैं इसके लिए चार्ज को Q डैश मान लेता हूं। तो Q डैश इक्वल टू आपका आ जाएगा C और V। और C का वैल्यू कितना पुट करोगे प्यारे बच्चों तो 3C बाय, देखो यहाँ 3C बाय 4 इंटू, ध्यान देना है 3C बाय 4 इंटू आपका V का वैल्यू कितना है 40। तो यहां पे ले लोगे 40 तो इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा ये 10, तो कितना 30 कूलम। तो 30 कूलम का चार्ज आपका इस होके भी जाएगा, तो 30 कूलम का चार्ज C से भी और 3C से भी है। तो अब अपन यहाँ पे क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको कि विभवांतर। तो मैं निकालता हूं यहां से V डैश। तो V डैश इक्वल टू क्या होता है रे प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ Q इक्वल टू C भी, तो V इक्वल टू क्या Q बाई C। तो मैं यहां से Q बाय C जो पुट करूंगा तो Q का वैल्यू कितना है आपका, जितना C से उतना ही 3C से, तो 30 कूलम है। और आपका इसका C का वैल्यू कितना है 3C है, तो 3C, C से C कैंसिल और 3 से 30 कैंसिल, कितना आ गया रे बबुआ 10 वोल्ट। देख तो ऑप्शन है आपका 10 वोल्ट, मैं तो सब जगह लिख दिया, ऑप्शन आपका डी आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से इस क्वेश्चंस को सीखे होंगे। अगर प्यारे बच्चों देखो अब मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में दे ही नहीं सकता है। ये आपका जब भी क्वेश्चंस पूछेगा तो कम से कम आपको मान लीजिए 2 मार्क्स में, ऐसे हमको लगता है कि बिहार बोर्ड 2 मार्क्स में हिम्मत नहीं करेगा पूछने का। ये 5 मार्क्स में अगर एक कोई थ्योरी दिया हुआ रहेगा तो उसके ऑप्शन में आपको बोलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चंस में आप ये कैलकुलेशन कीजिए। ये सब तो मैंने क्लासरूम में आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करा रखा है। तो 26 का आंसर क्या आ गया आपका डी। कोई दिक्कत इसको समझने में, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर मान लीजिए कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, बाकी इसको खूब अच्छे से देख लीजिएगा। मैं सबसे पहले क्या किया हूं कि इक्विवेलेंट निकाला हूं। यहां से देखो मैंने सबसे पहले इक्विवेलेंट निकाला, फिर हमने यहाँ पे भी ये इक्विवेलेंट का ही देखो, सबसे पहले मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से इक्विवेलेंट, ये भी मैंने इक्विवेलेंट ही निकाला। इक्विवेलेंट निकालने के बाद फिर मैंने चार्ज निकाल लिया, फिर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, और देन फिर हम यहाँ पे चार्ज निकाले इस फेज के लिए, और देन हम लोग 3C के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है तो 10 वोल्ट लग रहा है।